हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लिपिड का क्या क्लासिफिकेशन होता है। और पिछली वीडियो में हमने आपको लिपिड के बारे में बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर का सिलेबस है जो कि हम यहाँ पर सोल्व करा रहे हैं। तो लिपिड का क्या क्लासिफिकेशन होता है, लिपिड को यहाँ पर हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो यहाँ पर सिंपल लिपिड, दूसरा है कंपाउंड लिपिड को हम यहाँ पर कंजुगेट लिपिड भी बोल देते हैं, अगला है ड्राइव्ड लिपिड। तो यहाँ पर जो सिंपल लिपिड होता है, सिंपल लिपिड को हम क्या कह देते हैं, साधारण लिपिड। ओके, जो कंजुगेट लिपिड होता है, कंजुगेट लिपिड का मतलब होता है संयुग्मन लिपिड। संयुग्मन का मतलब होता है यहाँ पर कई सारे पदार्थ मिलकर यहाँ पर इन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला है ड्राइव्ड लिपिड। ड्राइव्ड लिपिड को हम हिंदी में व्युत्पन्न लिपिड बोलते हैं। लिपिड के द्वारा कुछ नए केमिकल का निर्माण होना क्या कहलाता है, व्युत्पन्न लिपिड कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंपल लिपिड में देख लेते हैं। यहाँ पर 2 भागों में बांटा है, नेचुरल फैट और वैक्सेस। वैक्सेस का मतलब होता है मोम। ओके, तो सिंपल लिपिड को हम नेचुरल फैट भी कह देते हैं और ट्राई एसिल ग्लिसरॉल या आप कह सकते हो ट्राई एसिल ग्लिसराइड कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल लिपिड को हम यहाँ पर 3 अलग अलग नाम से जानते हैं, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कंपाउंड लिपिड या कंजुगेट लिपिड जो होता है वो यहाँ पर 3 भागों में बांटा है, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन। तो चलिए इनको बारे में हम अभी आपको बताएंगे अच्छी तरह से। और जो ड्राइव्ड लिपिड होता है इसको यहाँ पर भी 2 भागों में बांटा है, एक तो होता है स्ट्रोल और एक है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो चलिए सबसे पहले हम सिंपल लिपिड में यहाँ पर देख लेते हैं सिंपल लिपिड क्या होता है। तो सिंपल लिपिड काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि सिंपल लिपिड है तो इसीलिए सिंपल है। तो देखिए सिंपल लिपिड क्या होता है, सिंपल लिपिड को हम क्या कह देते हैं, नेचुरल फैट के नाम से जानते हैं, यानी आल्सो कॉल्ड नेचुरल फैट। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो सिंपल लिपिड होता है एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए ये क्या है, एक ग्लिसरॉल हमने यहाँ पर ले लिया और साथ ही साथ 3 फैटी एसिड को ले लिया। 3 फैटी एसिड यहाँ पर हैं जो कि इस प्रकार से हमने अभी अटैच कर दिए हैं, अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड को हम एस्टर बॉन्ड के द्वारा अटैच कर देते हैं, तो ट्राई एसिल ग्लिसराइड या ट्राई एसिल ग्लिसरॉल बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक ग्लिसरॉल को हमने ले लिया है, इस प्रकार का ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। और यहाँ पर हमने 3 फैटी एसिड ले लिए हैं, देख पा रहे हैं 3 फैटी एसिड ले लिए हैं। इनका जो यहाँ पर COOH ग्रुप होता है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए ये C है, एक EO है और एक EO है, तो यहाँ पर क्या हो गया, COOH हो गया। और यहाँ पर इस ग्लिसरॉल का OH ग्रुप, यहाँ से हमने जेल को निकाल दिया, H हो गया 2 और O हो गया 1, यानी H2O निकाल दिया। यहाँ पर भी H2O निकाल दिया, यहाँ पर भी H2O निकाल दिया। तो इस प्रकार से ग्लिसरॉल के साथ यहाँ पर 3 फैटी एसिड जुड़ जाते हैं और 3 फैटी एसिड जब H2O इनका निकल जाता है तो ये एस्टर बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ O बचता है, ऑक्सीजन बचता है, तो ऑक्सीजन को यहाँ पर एस्टर बॉन्ड के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को एस्टर बॉन्ड कहेंगे। ओके, तो ये क्या बन जाता है, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल बन जाता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने लिखा है, इसमें ग्लिसरॉल का जो OH ग्रुप होता है और फैटी एसिड का सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप होता है। ग्लिसरॉल का ये OH ग्रुप हो गया और फैटी एसिड का सिंगल बॉन्ड COOH, ये COOH। ओके, तो ये ग्रुप हो गया। तो इनके द्वारा क्या होता है, ये इस प्रकार से जुड़ जाता है और जल जो होता है वो निकल जाता है और इनके बीच जो होता है वो एस्टर बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने पूरा का पूरा जो फैटी एसिड होता है उसका फार्मूला नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो लास्ट का COOH होता है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिख दिया है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला है सिंपल लिपिड को हम ट्राई एसिल ग्लिसरॉल या ट्राई एसिल ग्लिसराइड भी कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पर फार्मूला होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्राई एसिल ग्लिसरॉल का। ओके, R1 R2 R3 ये कितने हैं, 3 फैटी एसिड अटैच किए गए हैं। ओके, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, यदि हम एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड को मिला देते हैं, एक ग्लिसरॉल, ये तो पूरा का पूरा ग्लिसरॉल है ही है, और लेकिन यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक फैटी एसिड को मिला देते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं, मोनोग्लिसराइड कहते हैं या मोनोग्लिसरॉल भी आप कह सकते हो। ओके, यदि हम एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड को मिलाते हैं, एक ग्लिसरॉल हमने ले लिया और 2 फैटी एसिड ले लिए R1 R2। ओके,
फिर क्या करते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं, डाइग्लिसराइड कहते हैं। ओके, और जब हम एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड को ले लेते हैं, एक ग्लिसरॉल हमने ले लिया और 3 फैटी एसिड को यदि हमने अटैच कर दिया एस्टर बॉन्ड के द्वारा, जल भी निकाल दिया, तब हम इसे क्या कहते हैं, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, या आप कह सकते हो ट्राई ग्लिसराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिंपल लिपिड होता है। तो ये जानकारी आपको हो गई है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बैक्सिस। बैक्सिस क्या होता है, बैक्सिस का मतलब मोम। ओके, तो मोम जो होता है वो कहाँ कहाँ बनता है, मोम का मतलब होता है, मोम जो होता है वो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, फैटी एसिड और एल्कोहल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक लिपिड ही है। ओके, जो बैक्सिस होता है ये प्लांट के अंदर भी पाया जाता है और एनिमल के अंदर भी पाया जाता है। प्लांट जो होते हैं, प्लांट की जो आपने पत्तियां देखी होंगी, यदि उन पत्तियों के ऊपर यदि हम पानी को डाल देते हैं तो पानी क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है फिसल जाता है। फिसल क्यों जाता है, क्योंकि उसके ऊपर मोम चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, ये आप कह सकते हो लिपिड की लेयर चढ़ी हुई होती है, जिसके द्वारा यदि हम पानी को डालते हैं तो पानी जो होता है वो फिसल जाता है और पत्ती को कोई भी हानि नहीं होती है। तो इस प्रकार से उसके प्लांट के ऊपर वैक्स पाया जाता है, हिंदी में कहें तो मोम पाया जाता है। और एनिमल जो वैक्स होता है वो यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। एक तो होता है ईयर वैक्स, ईयर यानी कानों के अंदर भी एक मोम होता है। ठीक है, कानों के अंदर एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसके द्वारा कानों के अंदर मोम का निर्माण होता है। और लेनोलिन जो होता है ये भी क्या होता है, एक वाटर प्रूफ मोम होता है, वाटर प्रूफ वैक्स होता है। और जो बी वैक्स होता है, बी वैक्स का मतलब होता है मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी के अंदर भी एक ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जिसके द्वारा क्या होता है, मोम का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये एनिमल वैक्स हो गया है यहाँ पर। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए प्लांट वैक्स क्या होता है, यानी जो पौधे होते हैं उनके अंदर भी मोम पाया जाता है। जो प्लांट की पत्तियां होती हैं, पत्तियों पर ये पाया जाता है मोम, और पानी को रिफ्लेक्ट करता है, पानी को फिसला देता है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर मोम पाया जाता है इसीलिए। अगला है लेनोलिन। लेनोलिन को हम बूल वैक्स के भी नाम से जानते हैं। तो जो बूल वैक्स होता है इसको हम वाटर प्रूफ कहते हैं, क्योंकि ये पानी को भी रिफिल करता है, ये भी पानी को रिफिल करता है, ये भी पानी को रिफिल करता है, ये भी क्या है, वाटर प्रूफ है। ओके, और ईयर वैक्स जो होता है जो कि कानों के अंदर होता है, कानों के अंदर मोम का निर्माण होता है। तो हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में जो कान होता है, कान में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है सेरुमिनस ग्लैंड। सेरुमिनस जो ग्लैंड होती है उसके द्वारा ही मोम का निर्माण होता है। ठीक है, कानों के अंदर एक ऐसी ग्रंथि होती है सेरुमिनस ग्लैंड। ठीक है, तो उसी ग्लैंड के द्वारा हमारे कान के अंदर मोम का निर्माण होता है या मोम बनता है। और जो बी वैक्स होता है, बी वैक्स को हम हनी बी वैक्स भी बोल देते हैं। तो हनी बी वैक्स क्या होता है, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के अंदर भी एक ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जो क्या करती है, मोम का निर्माण करती है। देखिए जो हनी बी होती है, हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी के अंदर एब्डोमिनल ग्लैंड पाई जाती है जिसके द्वारा मोम बनता है। तो एब्डोमिनल जो ग्लैंड होती है, एब्डोमिनल ग्लैंड के अंदर एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जिसका नाम होता है हेक्साकोसिल पाल्मिटेड, और साथ ही साथ मायरसिल एल्कोहल। जो मायरसिल एल्कोहल होता है इसके अंदर एक ही OH ग्रुप उपस्थित होता है, सिंगल OH ग्रुप उपस्थित होता है। तो इसीलिए मायरसिल एल्कोहल को मोनोहाइब्रिड एल्कोहल भी बोल देते हैं। मोनो का मतलब एक, हाइब्रिड का मतलब हो गया यहाँ पर OH ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, एल्कोहल। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हो मोनोहाइब्रिड एल्कोहल। ओके, तो यहाँ पर जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के अंदर एब्डोमिनल ग्लैंड के अंदर हेक्साकोसिल पाल्मिटेड और मायरसिल एल्कोहल या मोनोहाइब्रिड एल्कोहल पाया जाता है जिसके द्वारा मोम का निर्माण होता है। तो ये जानकारी है, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मधुमक्खी जो होती है वो मोम का निर्माण करती है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड क्या होता है, इसको हम कंजुगेट लिपिड भी बोल देते हैं। कंजुगेट लिपिड का मतलब होता है यहाँ पर कई सारे केमिकल मिलकर निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड लिपिड होता है, कंजुगेट लिपिड भी आप कह सकते हो, ये फैटी एसिड, एल्कोहल और एक एडिशनल ग्रुप
जब जुड़ जाता है तब जाकर कंपाउंड लिपिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड होता है कंपाउंड लिपिड का टाइप ही है फॉस्फोलिपिड, अभी मैंने आपको बताया। चलिए दिखा देते हैं आपको। देखिए जो कंपाउंड लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड, इसका एक टाइप होता है ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन। तो सबसे पहले हम फॉस्फोलिपिड को देख लेते हैं। तो यहाँ पर फास्फोलिपिड क्या होता है, काफ़ी सिंपल है फास्फोलिपिड। इसमें एक एडिशनल ग्रुप होता है, यहाँ पर हमने Ag लिख दिया है, और यहाँ पर एक फॉस्फोरस होता है, क्योंकि हम फास्फोलिपिड को जब बनाएंगे तो यहाँ पर फॉस्फोरस तो होएगा ही। ओके, इसका सूत्र होता है PO4, और एक होता है फैटी एसिड, और साथ ही साथ में हम जोड़ देते हैं एल्कोहल। ओके, तो इन सब को मिला देते हैं तब जाकर फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। जो फॉस्फोलिपिड होता है ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। यदि आपने सेल मेम्ब्रेन को डिटेल से पढ़ा है तो आपको पता होगा। ओके, और फास्फोलिपिड का जो एग्जाम्पल होता है लेसिथिन। लेसिथिन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। लेसिथिन जो होता है ये भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एल्वियोली में ये लेसिथिन पाया जाता है। ओके, और जो लेसिथिन होता है ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, दो फैटी एसिड यहाँ पर होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है और एक फॉस्फेट होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक एडिशनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। एडिशनल ग्रुप का नाम है कोलिन, और कोलिन के अंदर EN ग्रुप प्रेजेंट होता है। अभी हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक ग्लिसरॉल को हमने ले लिया है, पूरा का पूरा एक ग्लिसरॉल है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला यह है। और यहाँ पर दो फैटी एसिड यहाँ पर ले लिया R1 R2, इसका COOH यहाँ पर है, इसका जल हमने निकाल दिया है। ठीक है, जल जब हम निकाल देते हैं दो फैटी एसिड के साथ तो यहाँ पर एस्टर बॉन्ड बन जाता है O के साथ। ठीक है, O बचता है तो O यहाँ पर जुड़ जाता है एस्टर बॉन्ड के साथ। और OH जो ग्रुप होता है वो किससे जुड़ जाता है, यहाँ पर फॉस्फेट जो होता है वो यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ जाता है। फॉस्फेट का सूत्र PO4, तो यहाँ पर PO4 जुड़ गया है। ठीक है, PO4 जब जुड़ जाता है तो क्या होता है यहाँ पर, फिर बाद में यहाँ पर कोलिन जुड़ना रहता है, यानी जो एडिशनल ग्रुप होता है कोलिन, इसको जोड़ना रहता है। तो जो इसको कहाँ पर हम जोड़ते हैं, इसको हम यहाँ पर फॉस्फेट के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देख पा रहे होंगे ये कोलिन जो होता है जो कि कैसा है, एडिशनल ग्रुप है, इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं फॉस्फेट के साथ। देख पा रहे होंगे CH3 और यहाँ पर क्या है EN ग्रुप, देख पा रहे होंगे EN ग्रुप यहाँ पर है। तो EN ग्रुप के साथ यहाँ पर 3 CH3 को जोड़ देते हैं, तभी जाकर यहाँ पर कोलिन का निर्माण होता है, या आप कह सकते हो एडिशनल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है, पूरा का पूरा फास्फोलिपिड बन जाता है। ये क्या है, फॉस्फेट है, हमने ब्रैकेट में अलग अलग करके लिख दिया ताकि आप साफ साफ देख पाएँ। ये क्या है, फैटी एसिड है। फैटी एसिड यहाँ पर कितने, दो फैटी एसिड है, एक पूरा का पूरा एक ग्लिसरॉल है। ओके, ये क्या है, फॉस्फेट है, और यहाँ पर ये एडिशनल ग्रुप कोलिन है। तो ये फॉस्फोलिपिड का निर्माण हो गया, या आप कह सकते हो लेसिथिन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन तो आपने देखा ही नहीं है, कि यहाँ पर हमने एक अलग से ही पॉइंट लिख दिया है स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, तो स्फिंगो जो माइलिन होता है ये भी एक फास्फोलिपिड ही है। ओके, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी ये क्या है, एक फास्फोलिपिड ही है। ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। और जो स्फिंगोमाइलिन होता है ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, फैटी एसिड, फॉस्फोरस, एल्कोहल। एल्कोहल यहाँ पर जो यूज की जाती है वो कौन सी एल्कोहल होती है, स्फिंगोसिन एल्कोहल होती है। कौन सी एल्कोहल होती है, एमाइन एल्कोहल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो फैटी एसिड होता है, एक तो यहाँ पर फॉस्फोरस होता है, एक यहाँ पर जो एल्कोहल यूज की जाती है एमाइन एल्कोहल यूज की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्फिंगोमाइलिन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड को हमने यहाँ पर ग्लाइको कंजुगेट में भी बताया है, इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है ग्लाइको कंजुगेट में। देखिए, तो चलिए हम आपको ग्लाइको कंजुगेट के बारे में यहाँ पर दिखा देते हैं किस प्रकार से हमने ग्लाइकोलिपिड में बताया था। तो देखिए जो ग्लाइकोलिपिड होता है, क्या होता है ग्लाइकोलिपिड, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो फैटी एसिड को लेते हैं और स्फिंगोसिन को लेते हैं। स्फिंगोसिन में क्या होता है, एमाइन एल्कोहल होता है जिसके अंदर ENH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया है। ओके, तो जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड को हमने ले लिया है और एमाइन एल्कोहल को ले लिया है। ठीक है, और एक हमने कार्बोहाइड्रेट को ले लिया है और इनको दोनों को, इन तीनों को अटैच कर दिया है, तब यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, और जो ग्लाइकोलिपिड होता है यहाँ पर दो भागों में बांटा है, एक तो होता है सेरेब्रोसाइड, एक होता है गैंग्लियोसाइड। सेरेब्रोसाइड होता है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मस्तिष्क के अंदर होते हैं, तो न्यूरॉन्स जो सेल होती है उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, और बॉडी में जितनी भी सेल होती हैं उनके अंदर भी ये सेरेब्रोसाइड प्रेजेंट होता है।
ओके। और जो गैंग्लियोसाइड होता है ये गैंग्लियंस में प्रेजेंट होता है। गैंग्लियंस का मतलब होता है जो नस की नस ग्रंथ होती है, या आप कह सकते हो जो नाड़ी ग्रंथ होती है, उनके अंदर ये गैंग्लियोसाइड पाया जाता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरह से पता होना चाहिए ग्लाइकोलिपिड के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होता है, ये भी कंजुगेट का क्या है, एक टाइप ही है। लिपोप्रोटीन यानी लिपो का मतलब होता है लिपिड और प्रोटीन का मतलब हो गया है प्रोटीन। ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है भरपूर मात्रा में। तो लिपो और प्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर ये लिपोप्रोटीन बना हुआ होता है। इसका मुख्य कार्य होता है ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ये क्या करता है, पदार्थों का ट्रांसफर करता है। ये कहाँ कहाँ पर मिल जाता है, मिल्क में मिलता है, एग्स में मिलता है, और साथ ही साथ ब्लड के अंदर भी मिल जाता है। तो लिपोप्रोटीन दो प्रकार का, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक होता है एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हमारी बॉडी के लिए बेड होता है, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। यदि जिस भी व्यक्ति के अंदर एलडीएल लिपोप्रोटीन है, कम मात्रा में लिपोप्रोटीन है, तो ऐसा व्यक्ति जब भी भोजन खाएगा, यदि उसके भोजन में ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल लेवल है, यानी कोलेस्ट्रॉल जो है उसके भोजन में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ओके, जब ये कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा मात्रा में खा लेगा ऐसा व्यक्ति, तब उस कोलेस्ट्रॉल का जो ट्रांसफ़र हो जाएगा वो कहाँ पर हो जाएगा, टिश्यू के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। टिश्यू मतलब जैसे लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, ये क्या है, टिश्यू हैं, ऊतक हैं। और टिश्यू के द्वारा कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो सीधे सीधे कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पहले टिश्यू के अंदर ट्रांसफ़र होगा, और टिश्यू के द्वारा ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, ब्लड वेसल्स यानी ब्लड जो नलिकाएं होती हैं ब्लड वाली, तो उनके अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा और वहाँ पर जाकर ये चिपक जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर ये कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है और एक डिजीज़ का जन्म देता है, या आप कह सकते हो डिजीज़ का निर्माण करता है, जिसका नाम होता है एर्थ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस इसका एक डिजीज होती है जो कि ये फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो एलडीएल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, तो जिस भी व्यक्ति के अंदर पाया जाता है तो उनको कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और जिस भी व्यक्ति के अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ज़्यादा मात्रा में लिपोप्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, यदि वो व्यक्ति क्या करेगा, इस कोलेस्ट्रॉल को खाएगा, कोलेस्ट्रॉल को खाएगा तो वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, लीवर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, डायरेक्ट लीवर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये हमारी जो बॉडी के लिए ये क्या है, हानिकारक नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर लिपोप्रोटीन के टाइप होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ड्राइव्ड लिपिड। जो ड्राइव्ड लिपिड होता है ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर नहीं बना होता, यानी नॉट मेड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ओके, ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड जो होता है उसको एकदम मॉडिफाइड कर देते हैं, फिर बाद में जाकर ये ड्राइव्ड लिपिड बनता है। अब आपको मॉडिफाइड नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है मोबाइल को यदि हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है, मोबाइल को यदि हम अपडेट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो नया हो जाता है। इसी प्रकार से हम फैटी एसिड को अपडेट कर देते हैं तो ये नया हो जाता है, तो उस नए फैटी एसिड से इस ड्राइव लिपिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है मॉडिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड से ये मिलकर बनता है। ड्राइव्ड लिपिड को हम हिंदी में व्युत्पन्न लिपिड भी बोल देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ड्राइव्ड लिपिड में सबसे पहले हम स्टेरॉइड को देखने वाले हैं। ओके, स्टेरॉइड क्या होता है, इसके अंदर रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर रिंग भी होती हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये स्टेरॉइड के बारे में हो गया। चलिए स्टेरॉइड को हम और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए, स्टेरॉइड को यदि हम कॉमन स्टेरॉइड की बात करें, यानी सामान्य सा जो स्टेरॉइड होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रोल होता है। और कॉमन स्ट्रोल जो होता है वो एनिमल में प्रेजेंट होता है, किसके रूप में प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। देखिए, जो स्टेरॉइड होता है, सामान्य सा स्टेरॉइड जो होता है उसका नाम है स्ट्रोल। सामान्य सा स्टेरॉइड है इसीलिए इसका नाम है स्ट्रोल। और सामान्य सा जो स्ट्रोल होता है ये एनिमल में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये लीवर में एसिटिक एसिड के द्वारा इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल के द्वारा स्टेरॉइड हार्मोन्स और बाइल एसिड, पित्तरस क्या करता है, भोजन पचाने में हेल्प करता है। तो इसका भी फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, किसके द्वारा, कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। ओके, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। यदि आपने डिटेल से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको पता होगा।
तो यहाँ पर क्या है, कोलेस्ट्रॉल का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने फार्मूला बनाकर रखा है। तो ये देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल में एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जो कार्बन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 27 होती है, और जो हाइड्रोजन होते हैं उसकी संख्या 45 होती है, और जो OH ग्रुप होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। इसके अंदर यदि हम देखें तो 3 हेक्सानोल रिंग होती हैं, 1 2 3 हेक्सानोल रिंग और एक पेंटानोल रिंग होती है। देख पा रहे होंगे, हेक्सानोल का मतलब होता है यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, इसीलिए इसे हमने हेक्सानोल रिंग बोलते हैं। और एक होती है पेंटानोल रिंग, पेंटा का मतलब यहाँ पर 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे, इसीलिए यहाँ पर पेंटानोल रिंग बोलते हैं। ओके, तो ये कोलेस्ट्रॉल के अंदर ये स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, ये भी फैटी एसिड का मॉडिफिकेशन है, यानी फैटी एसिड को हमने अपडेट कर दिया, नया कर दिया, और यहाँ पर ये फैटी एसिड बन गया। कौन सा फैटी एसिड नया बना, एल्काडोनिक एसिड। एल्काडोनिक एसिड के द्वारा ही इस प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये एक टिश्यू में तो बनता है, एक टिश्यू के अंदर ये बनता है, एक ऊतक के अंदर बनता है, लेकिन ये दूसरे पास में जो ऊतक है, पास में जो अंग है, ऑर्गनस है, ठीक है, तो उसको भी ये स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब उत्तेजित करता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। और इसी एक्शन को, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पैराक्राइन एक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये जानकारी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है एक अंग के अंदर बनता है, और पास में जो अंग होता है, पास में जो टिश्यू होता है उसको ये उत्तेजित कर देता है, और इसी क्रिया को हम पैराक्राइन एक्शन बोलते हैं। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो उस समय यही प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से पेन महसूस होता है। ओके, यही प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही पेन महसूस होता है। ओके, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मांसपेशियां जो होती हैं उनको संकीर्ण करने का कार्य करता है। ओके, तो ये जानकारी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं जो कि आपको याद करने हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ लिपिड, यानी लिपिड का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है। तो देखिए, जो लिपिड होता है इसका मुख्य कार्य होता है ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, लिपिड क्या है, एक ऊर्जा का तो ही स्रोत है, ऊर्जा ही तो हमें देता है। यदि हम 1 ग्राम फैटी एसिड को लेते हैं, या आप कह सकते हो लिपिड को लेते हैं, तब हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ओके, और ये जो लिपिड होता है ये हमारी त्वचा के नीचे इकट्ठा होता रहता है, और ये लंबे समय तक हमें ऊर्जा देता है। जब हम व्रत रखते हैं, या आप कह सकते हो जब हम भूखे रहते हैं 5-6 दिनों तक, तब हमें जो ऊर्जा मिलती है वो किसके द्वारा ऊर्जा मिलती है, ये जो हमारी त्वचा के अंदर जो लिपिड एकत्र है उसी के द्वारा ये लिपिड जो होता है वो टूट टूट कर ग्लूकोज के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए, अगला यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है तीसरा, लिपिड से स्टेरॉयड हार्मोन्स और विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है वो कोलेस्ट्रॉल से होता है। यानी लिपिड से कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स और विटामिन डी का निर्माण करता है। ठीक है, अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है फॉक्सग्लोव प्लांट, एक ऐसा जो प्लांट है यहाँ पर फॉक्सग्लोव प्लांट इसका नाम है, और इनकी जो पत्तियां होती हैं उन पत्ती के अंदर एक ऐसा स्टेरॉइड पाया जाता है जिसके द्वारा हृदय रोग के ट्रीटमेंट में इसका हम उपयोग करते हैं, या आप कह सकते हो हृदय रोग के उपचार में इसका हम उपयोग करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ना, आप नोट कर लीजिएगा। अगला है कि बीज में संचित वसा द्वारा अंकुरण के समय भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, तो जो बीज होता है, बीज में वसा उपस्थित रहती है, यानी जो लिपिड होता है वो उपस्थित रहता है, या आप कह सकते हो फैटी एसिड जो होता है वो उपस्थित रहता है। और जब ये बीज अंकुरित होता है, तब भ्रूण का निर्माण होता है, और जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है वो कौन पोषण प्रदान करता है, जो इसके अंदर वसा इकट्ठी है, जो लिपिड उपस्थित है वही क्या करता है, इसको पोषण प्रदान करता है। तो ये लिपिड के फंक्शन के बारे में हो गया, नोट कर लीजिएगा।
तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड के बारे में बता दिया, यानी लिपिड का क्या क्लासिफिकेशन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा और आपको टेंशन नहीं लेना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ठीक है, और जब आप सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, देख लीजिए। ओके, तो चलिए वो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।